नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और यहाँ पर चोल वंश के बारे में देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत संगम काल के बारे में देख चुके हैं। संगम काल जो है वह 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच का काल माना जाता है, जिसमें हम चेर, चोल और पांड्य राजवंश के बारे में देख चुके हैं। जबकि 500 से 1200 ईस्वी के बीच का काल जो है, इसमें हम दक्षिण भारत के राजवंश के अंतर्गत पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर है, सबसे पहले हम पल्लव वंश के बारे में यहाँ पर देखेंगे, फिर उसके बाद चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के अंतर्गत वातापी के चालुक्य, वेंगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य के बारे में देखेंगे, और उसके बाद राष्ट्रकूट वंश और फिर चोल वंश। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पल्लव वंश, जो कि 575 ईस्वी से 897 ईस्वी के काल इनके अंतर्गत आता है। पल्लव वंश का काल माना जाता है। इसके संस्थापक जो थे इस वंश के सिंह विष्णु थे, और राजधानी जो इन्होंने बनाया था वो था कांची, जो कि तमिलनाडु में है, और जो राजभाषा थी वह थी संस्कृत। सिंह विष्णु के बारे में यहाँ पर देखेंगे, जो कि 575 से 600 ईस्वी के बीच के काल को माना जाता है। तो इसके अंतर्गत जो काल है और इसके बारे में हम देखेंगे। सिंह विष्णु जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और इसके बाद हम देखेंगे सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का लेखक रहा करता था, जिसने कीर्तार्जुनीयम की रचना की थी। सिंह विष्णु के ही शासनकाल में मामलपुर में वराह मंदिर का निर्माण किया गया था। सिंह विष्णु एक महान प्रतापी शासक था, जिसने चेर, चोल, पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। इसके बाद हम पल्लव वंश के अंतर्गत देखेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि इनका काल माना जाता है 600 से 630 ईस्वी के बीच का काल। सिंह विष्णु के बाद इनका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम जो है अगला शासक बना, और महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी, जो कि पल्लव काल की प्रमुख रचना मानी जाती है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शुरुआत में यह जैन धर्म का अनुयायी था, और बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म को अपनाया। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था, और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया, और यहीं से हम देखते हैं कि पल्लव और चालुक्य के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद देखते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। पूरे पल्लव वंश का यह सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं, और इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराया, और उसकी राजधानी वातापी को जीतकर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराकर, और उनकी राजधानी वातापी थी, उसे जीतकर वातापी कोंड की उपाधि इसने धारण की। उसके बाद हम देखते हैं कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। अब उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद हम देखते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो कि इनका काल माना जाता है 700 से 728 ईस्वी। इसका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है, और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कैलाशनाथ मंदिर, जो कि राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडिन रहा करते थे, और इन्होंने ही देश कुमार चरित्र की रचना की थी। दंडिन ने देश कुमार चरित्र की रचना की थी। उसके बाद हम देखेंगे नंदी वर्मन द्वितीय।
ये सारा जो है हमारा पल्लव वंश के अंतर्गत है। और इसके बाद जो आएगा हमारा दूसरा नंबर, चालुक्य वंश। नंदीवर्मन द्वितीय के बारे में हम देखते हैं कि 2 मंदिरों का निर्माण, पहला मुक्तेश्वर मंदिर और दूसरा बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन, जो कि इनका काल माना जाता है 889 से 897 ईस्वी के काल। इसके बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं पल्लव वंश के बाद चालुक्य वंश, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे वातापी या बादामी के चालुक्य, और उसके बाद देखेंगे हम कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। और चालुक्य वंश के बाद हम तीसरे नंबर पे देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। तो वातापी या बादामी के चालुक्य है, इस वंश के संस्थापक जो थे वो जयसिंह थे और राजधानी वातापी थी। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। चालुक्य वंश के अंतर्गत प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय को यहाँ पर माना जाता है। उसके बाद हम पुलकेशिन द्वितीय के बारे में देखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक थे और इसने पश्चिमी गंग वंश, कदम्ब वंश और पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर इन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी, जो कि आंध्र प्रदेश में है, आज के समय में आंध्र प्रदेश है ये, वेंगी को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया और इसी के साथ वेंगी के चालुक्य की नींव रखी गई। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासनकाल में पल्लव वंश पर आक्रमण किया और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को युद्ध में हराया। इसके बाद हम देखते हैं इसका बदला इसके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया और पल्लव वंश का महाप्रतापी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसी पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर पराजित कर उसकी राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया और विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोण की उपाधि धारण की। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी जो है ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में है और इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी, जो कि पुलकेशिन द्वितीय की ये राजकीय कवि थे। रवि कीर्ति जो थे पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि थे। इस वंश का अंतिम शासक हम देखते हैं कि कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे दंती दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो ये था बादामी के चालुक्य। अब उसके बाद देखेंगे हम कल्याणी के चालुक्य। चालुक्य वंश के अंतर्गत हम कल्याणी के चालुक्य देखेंगे। जिन चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया था वो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। इस वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी और इन सभी में सबसे महाप्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था और इसने कई विद्वान कवि को अपना दरबार में आश्रय दिया था। विक्रमादित्य सिक्स, इसने इसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और विल्हन रहा करते थे। विल्हन की रचना हम देख सकते हैं विक्रमांक चरित्र और विज्ञानेश्वर की रचना जो थी वो थी मिताक्षरा। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो था सोमेश्वर चतुर्थ। अब उसके बाद हम देखेंगे वेंगी के चालुक्य, जिसमें हम वातापी के चालुक्य देख चुके हैं और कल्याणी के चालुक्य भी देख चुके हैं और अभी देखेंगे वेंगी के चालुक्य, जो कि पूर्वी चालुक्य भी कहे जाते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी को जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का शासक बनाया और उसके बाद हम देखते हैं कि इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया था, इसलिए यह वेंगी के चालुक्य कहलाए। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण करवाया। आयना महादेवी ने जैन मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक जो थे वो थे विजयादित्य तृतीय।
इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया। उसके बाद हम देखते हैं कि यह चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा थी और इस शाखा में कोई प्रतापी शासक देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है। यहाँ पर देख सकते हैं राजवंश और राजधानी। प्राचीनतम चालुक्य जो राजधानी है वातापी बादामी, जो कि आज के समय में कर्नाटक है। पूर्वी चालुक्य वेंगी, जो कि आज के समय में आंध्र प्रदेश। पश्चिमी चालुक्य कल्याणी, जो कि आज के समय में कर्नाटक के अंतर्गत आता है। राज्य और संस्थापक वातापी के चालुक्य के संस्थापक थे जयसिंह। वेंगी के चालुक्य के संस्थापक थे विष्णुवर्धन और कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक थे तैलप द्वितीय और कांची के पल्लव के संस्थापक थे सिंह विष्णु। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिणी बढ़ने से रोका। तो पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम, जो कि एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लव वंश के शासक की रुचि को दर्शाता है। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर और राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, विक्रमांक चरित के रचयिता विल्हन और मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। तो विक्रमादित्य सिक्स, ये विक्रमादित्य सिक्स के दरबारी कवि थे ये लोग, विक्रमांक चरित और मिताक्षरा। और इस समय जो शासक थे वो थे विक्रमादित्य सिक्स। मिताक्षरा की विषय वस्तु थी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। अब उसके बाद हम राष्ट्रकूट वंश देखेंगे और फिर चोल वंश। राष्ट्रकूट वंश के जो काल है वो है 735 ईस्वी से 756 ईस्वी। इसके संस्थापक जो थे वो थे दंती दुर्ग और राजधानी जो थी वो थी मान्यखेत। 5 प्रमुख शासक रहे, कृष्ण प्रथम, ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष और कृष्ण तृतीय। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रकूट वंश के अंतर्गत इसकी स्थापना जो थी दंती दुर्ग ने वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके की थी, दंती दुर्ग ने। और राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। तो राजधानी हो जाएगा मान्यखेत और संस्थापक दंती दुर्ग। उसके बाद हम देखेंगे अगला शासक कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम थे और इसने अपने शासन काल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। उसके बाद हम अगला शासक देखेंगे ध्रुव के बारे में। ध्रुव ने 780 ईस्वी में अपने भाई गोविंद द्वितीय को राजगद्दी से हटाकर शासक बना था और इसने उत्तरापथ की तरफ विजय अभियान चलाया। उत्तर के अपने सफल अभियान के उपरांत ध्रुव ने गंगा यमुना के प्रत्येक चिन्ह को अपना राज चिन्ह बनाया। और उसके बाद ही देखते हैं हम यहाँ पर कि ध्रुव ही पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज को झांसी के निकट और पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना दोआब के पास पराजित किया था। तो ये शासक ध्रुव थे। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला शासक देखेंगे हम, ये सारा आपका राष्ट्रकूट वंश के अंतर्गत है। और उसके बाद देखेंगे गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय भी एक महाप्रतापी शासक थे और इन्होंने पल्लव, पांड्य, केरल, प्रतिहार और गंग शासकों को पराजित किया और इसके बाद इनका पुत्र अमोघ वर्ष इस वंश का अगला शासक बनते हैं। अमोघ वर्ष के बाद बारे में देखेंगे, ये गोविंद तृतीय के पुत्र थे और अमोघ वर्ष को राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। अमोघ वर्ष जो है जैन धर्म के अनुयायी थे और इनके गुरु का नाम गुरु जैन आचार्य जीनसेन था, यानी कि जीनसेन थे गुरु इनके।
अमोघवर्ष स्वयं एक महान विद्वान था और इसने कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ कवि राजमार्ग की रचना की थी। तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर इन्होंने अपना जीवन का अंत किया था। उसके बाद हम अगला शासक देखेंगे कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय जो थे ये राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे। इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की और सत्ता हाथ में आते ही इसने कांची व तंजौर पर विजय अभियान चलाकर उसे जीत लिया। कृष्ण तृतीय ने तकोल्लम के युद्ध में चोल शासक प्रांतक प्रथम को पराजित कर दिया था और इसी के दरबार में एक कन्नड़ भाषाई कवि पोन रहा करते थे और इन्होंने ही शांति पुराण की रचना की थी। पोन जो थे, पोन कवि, वो शांति पुराण की रचना की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय थे, जो कि एक अयोग्य शासक रहे। इसकी हत्या तैलब द्वितीय ने कर दी और कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद हम देखेंगे कि एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट काल में ही हुआ था और इसमें 34 गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है, जो कि यह महाराष्ट्र में है। अब उसके बाद हम चौथा नंबर देखेंगे चोल वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश के बाद अब हम देखते हैं चोल वंश, जो कि 850 से 1289 ईस्वी के बीच का काल माना जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं चोल वंश के बारे में कि तीसरी शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद फिर देखते हैं कि 9वीं शताब्दी के आसपास चोल साम्राज्य का फिर से क्या होता है, उदय हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी और इसे चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। तो संस्थापक यहाँ पर हो जाएगा विजयालय और राजधानी हो जाएगी तंजौर और प्रमुख शासक जो रहे वो थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। तो सबसे पहले हम विजयालय के बारे में देखेंगे। इसी ने 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य की स्थापना की और तंजौर को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र प्रांतक प्रथम चोल साम्राज्य का अगला शासक बनते हैं, जो कि ये आदित्य प्रथम के पुत्र थे। प्रांतक प्रथम के बारे में देखेंगे कि इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था और इतिहास में इस युद्ध को तकोल्लम का युद्ध कहा गया और इसमें चोलों की बुरी तरह से हार हुई थी। उसके बाद हम देखेंगे कि इस युद्ध में प्रांतक का बड़ा पुत्र राजादित्य भी मारा गया था। प्रांतक प्रथम ने पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय को पराजित करके मदुरै कोण की उपाधि धारण की थी। उसके बाद हम अगला शासक देखेंगे राजराज प्रथम। राजराज प्रथम चोल वंश का सबसे महान और शक्तिशाली शासक थे और यह शैव धर्म का अनुयायी थे। इसने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्सा पर विजय प्राप्त की थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने ही तंजौर में प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था और इसके बाद राजेंद्र प्रथम अगला शासक बनते हैं। राजेंद्र प्रथम के बारे में देखेंगे। चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के ही समय में देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण लंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था और इन्होंने गंगेकोंड चोलपुरम को चोलों की नई राजधानी बनाई थी। राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा पर आक्रमण किया और वहां के शासक शैलेंद्र को फिर पराजित किया। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुआ और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि कोई भी योग्य शासक नहीं हुए, जिस कारण यह वंश समाप्त हो गया। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं।
चोल वंश में भगवान विष्णु के उपासक जो थे वो अलवार कहलाते थे, और जो शिव के उपासक थे, भगवान शिव के उपासक थे, वो नैनार कहलाते थे। चोल काल में सोने के सिक्के को कांसु कहा जाता था, और चोल वंश के अधिकतम शासक जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। चोल वंश में राजा अपना उत्तराधिकारी जो था अपने शासन काल में ही पहले ही घोषित कर दिया करता था। इस प्रकार अगली वीडियो में हम देखेंगे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें हम पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखेंगे, तीनों वंश के बारे में। तो अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वीडियो का, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।